बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। 4 अपीलें थी लाहौर हाई कोर्ट में, उस पर फैसला आया, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 9 मई का सरगोदा ट्रायल मुकम्मल होने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसला है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो CCD बनाई गई है हुकूमत की जानिब से, पंजाब सरकार की जानिब से, उसके ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कार्रवाई की गई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा होने जा रहा है लाहौर में, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुअत्तल अरकान को बहाल कर दिया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुलाकातें तय थीं और अदालत का हुक्म है मंगल के दिन फैमिली की मुलाकात होती है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी एक बहन की आज मुलाकात नहीं होने दी गई और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की मुलाकातें हो सकें। सलमान अकरम राजा ने आज अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में होने वाले सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन से नशिस्तों की तकसीम का मुआहदा क़यादत ने किया और इमरान खान को इसको मानने से इनकार किया, तो फिर वो करेंगे जो इमरान खान का फ़ैसला होगा। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान से चूँकि हमारी मुशावरत नहीं हुई थी तो ये सियासी कमेटी का फ़ैसला था। इसको सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान का फ़ैसला ना कहा जाए। उन्होंने कहा सेनेट इंतखाबात में 2 आरात थी, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं, इस बात पर वजाहत कर दी है। अब पता चल जाएगा कि क्या ये जो नाम आए थे क्या वो वाकई इमरान खान की तरफ से नाम आए थे। अगर उनकी बहनों की मुलाकात हो गई तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और ये बात सलमान अकरम राजा का कहना था कि आज बहनों की मुलाकात के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ज़हीर अब्बास जो वकील हैं उन्होंने आके ये नाम दिए थे कि इमरान खान ने ये नाम दिए हैं। तो क्या ये नाम दुरुस्त थे या नहीं थे, ये बहनों से मुलाकात के बाद पता चल जाएगा, और आज बहनों की मुलाकात भी ना होने दी गई। साथ उनको नाके पे चूँकि रोक लिया गया था। उन्होंने कहा मैं नहीं समझता कि जो वकील हैं ज़हीर अब्बास उन्होंने गलत बयानी से काम लिया होगा। हमारी पार्टी में कोई फ़र्द वाहिद फ़ैसला नहीं करता। अली अमीन गंडापुर तक बात पहुँचाएगी, लेकिन क्या दबाव था उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि सेनेट की 4 जनरल सीटों के उम्मीदवार, एक टेक्नोक्रेट और एक खातून सीट इमरान खान की लिस्ट थी, और अगले चंद घंटों में बात वाज़ेह हो जाएगी। वो ये इस उम्मीद से हैं कि शायद मुलाकात हो जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कोई वजह नहीं कि मैं वकील ज़हीर अब्बास की बात पर यकीन ना करूँ। बहरहाल आज बात वाज़ेह हो जाएगी। मामला सिर्फ 5 नशिस्तों का था। पार्टी में मुकालमा था कि 5 नशिस्तों पर वर्कर होना चाहिए। बाकी तमाम पार्टियों में अरबपतियों को टिकट्स दिए गए, लेकिन सब खामोश बैठे रहे। सिर्फ हमारी जमात में जमहूरियत है, बात की जाती है। उन्होंने कहा हुकूमत से बात करना और बात है, ऐसा नहीं है कि हम हुकूमत से बात नहीं करते, हमने हुकूमत से बात की है। 2025 में भी बैठे, 2024 में भी बैठे, लेकिन इनके हाथ में कुछ है नहीं। वो इस वजह से जो सिर्फ हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सकते, हम उनके साथ बैठ के क्या बात करेंगे। इनकी इतनी औकात ही नहीं है इनके साथ बैठ के कोई बात की जाए, चूँकि इनके पास कोई अख्तियार सिरे से मौजूद ही नहीं है। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए आज बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है DC लाहौर को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लाहौर के सदर हैं शेख इम्तियाज़ महमूद, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए हम एक एहतजाजी जलसा करना चाहते हैं। 4 से लेकर 10 बजे तक 5 अगस्त को पार्टी क़यादत, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक पार्टी क़यादत 5 अगस्त को जलसा करना चाहती है। मीनार पाकिस्तान या किसी और मुतबादिल जगह पर जलसा की इजाज़त दी जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि हमारा सिर्फ ये कोई ज़िद नहीं है कि मीनार पाकिस्तान, किसी भी जगह पर हमें जलसे की इजाज़त दे दें, हम जलसा करना चाहते हैं। अब उसके ऊपर क्या फ़ैसला आएगा वो आप भी बेहतर जानते हैं और मैं भी बेहतर जानता हूँ। वहीं पे एक दरख्वास्त थी शेखुपुरा से, खातून ने दरख्वास्त दी थी कि मेरे उनको कत्ल कर दिया गया है पुलिस की मुद्दत में। उनके बेटे को नसर असलम को जो है वो ये केस था। CCD के मुबैना पुलिस मुकाबलों के ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कल IG पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। पुलिस की मौजूदगी में मुबैना मुलजमान की हलाकतें हो रही हैं। गोली कितनी समझदार है कि वो पुलिस एहलकार या पुलिस गाड़ी पर नहीं लगती, लेकिन वो मुलज़म को लग जाती है, ये चीफ जस्टिस ने कहा। आप इस पर क्या कहेंगे। अदालत ने SHO से मुकालमा किया। उन्होंने कहा जी SHO शरकपुर ने कहा कि मुलज़म के साथियों ने हमला किया जिससे वो मारा गया। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा क्या कोई पुलिस कांस्टेबल ज़ख्मी हुआ या पुलिस की गाड़ी पर गोली लगी, मुलज़म की पुलिस की हिफाजत में जान चली गई, ये किसकी ज़िम्मेदारी है। चीफ जस्टिस लाहौर
ہائی کورٹ نے فرحت بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار خاتون نے بیٹے نصر اسلم کی جان کے تحفظ کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ غضنفر اسلم اور نصر اسلم کو شرک پور پر پولیس نے گرفتار کیا۔ پولیس نے غضنفر اسلم کو جعلی پولیس مقابلے میں 22 اپریل کو مارا تھا۔ نصر اسلم جو ہے اس کی حفاظت کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ سی سی ڈی کا جو پورا ایک کنسیپٹ بنایا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، اور ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ پچھلے چند ہفتوں میں 500 لوگوں کو پولیس مقابلوں میں قتل کیا گیا ہے پنجاب میں۔ اور وہی بات پھر چیف جسٹس عالیہ نیلم نے، چونکہ یہ بات بھی تو تاریخ کا حصہ ہے کہ اس وقت پولیس مقابلوں میں لوگوں کو قتل کیا جاتا رہا جب چیف جسٹس تھیں لاہور ہائی کورٹ کی عالیہ نیلم اور وزیر اعلیٰ مریم نواز تھیں، اور اس طریقے سے، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان تھے یحییٰ افریدی صاحب۔ اور آج جو 9 مئی کے فیصلے بھی آئے ہیں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے، چونکہ 4 مہینوں میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دیا تھا یحییٰ افریدی صاحب نے، اور پھر جس طریقے سے ہفتہ وار رپورٹ طلب کی جاتی ہے اور مکمل طور پر لک آفٹر کی جا رہی ہے، مکمل طور پر رپورٹس لی جاتی ہیں چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، یہ انہی چیزوں کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو عدالت میں 36 سرگودا کی عدالت نے، یہ بیسیکلی 3 مقدمات تھے، 2 مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو بری کر گئے تھے جج عباس۔ یہ وہ جج عباس وہ تھے جنہوں نے ایک خط لکھا تھا اور پھر ریفرنس دائر ہوا تھا، اس وقت ملک شہزاد تھے چیف جسٹس، انہوں نے اس معاملے کے اوپر کارروائی کی اور مختلف اداروں کے حوالے سے ایک توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی جو آج تک لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، اس پر بعد میں کارروائی نہ ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جج صاحب نے جس دن فیصلہ سنانا تھا تو عدالت بند ہو گئی، باہر سے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، پھر ٹرانسفارمر وہاں پھٹ گیا، پھر جج صاحب کہتے ہیں میرا بجلی کا میٹر اتار کے لے گیا، وہ ایک پورا وہ تھا جس کی بنیاد پہ یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ کو بھی ریفر کیا تھا ملک شہزاد نے، اور پھر ملک شہزاد کو اس وجہ سے سپریم کورٹ جانا پڑا اور پھر ان کو کسی اہم مقدمے میں آج تک شامل نہ کیا گیا، ان کی بیٹی کا مقدمہ بھی کھل گیا اور وہ ساری چیزیں۔ 3 مقدمات تھے، وہی گواہ، وہی ایویڈنس، وہی پروسیکیوشن، اور اس پر جو 2 مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے حد تک لوگوں کو بری کر گیا جج عباس، تیسرے مقدمے میں یہ وہ جج صاحب ہیں جو عالیہ نیلم صاحبہ جب چیف جسٹس بنی اور پھر یہ ججز کی تعیناتی ہوئی تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے یہ مقدمہ نمبر 72/23 تھا، یہ میاں والی کے موسیٰ خیل میں کے تھانے میں درج مقدمہ تھا جس میں 36 ملزمان تھے، 36 کے 36 کو 10-10 سال سزا ہوئی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 9 مئی کے آرمی عدالتوں میں جو فیصلے آئے وہ 105 ملزمان تھے اور 105 کے 105 کو سزائیں ہوئی ہیں، کسی کو زیادہ ہوئی کسی کو کم ہوئی۔ دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا کہ گجرانوالہ کی عدالت نے 2023 میں ایک 9 مئی کا مقدموں میں سزا سنائی تھی، اس میں بھی تمام لوگوں کو 49 کے قریب تھے، تمام کو ایک جیسی سزا تھی۔ پھر جج طاہر عباس سپرہ نے جب 9 مئی کے مقدمات میں سزا سنائی، 10 ملزم تھے، 10 کے 10 کو 10-10 سال سزائیں۔ تو یہ جو تمام مقدمات کو ایک جیسی، تمام ملزمان کو ایک جیسی سزا، اور جو 100/100 جو ٹرائل کا رزلٹ ہے، چونکہ آج 3 خبریں آ رہی تھیں کہ 3 عدالتوں میں ٹرائل مکمل ہو گیا، ایک صحافی کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں پہلے کون فیصلہ دیتا ہے، ایک سرگودا، ایک فیصل آباد اور ایک لاہور۔ تو ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں تو تب کوئی اور فیصلہ بھی آ گیا ہو 9 مئی کا، چونکہ لاہور کی عدالت سے فیصلہ آنے ہی والا ہے اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد فیصلہ آ جائے گا۔ اچھا، یہ پہلا فیصلہ دیا سرگودا کے جج صاحب نے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی سمیت پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں ان کو بھی 10-10 سال سزا ہوئی ہے، وہ نااہلی بھی ہو گئے ہیں، ڈی سیٹ بھی، وہ نااہل ہو گئے، ڈی سیٹ ہو گئے، ان کے خلاف یہ جو مقدمہ ہے ان کا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب ملک احمد بھچر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سزا کا فیصلہ میں لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کروں گا، اور عدالت نے سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمے کا آئین سے ہٹ کر فیصلہ دیا۔ 2023 میں جن کو سزائیں ہوئی تھیں وہ آج تک جیلوں میں پڑے، ان کی اپیلیں لاہور ہائی کورٹ میں نہیں سنوائی ہوتی، سماعت ہوتی، تو 2025 آ گیا، تو 2025 کا جولائی آ گیا، تو اب ان کی کون سی اپیلیں لگ جانی ہیں، یہ تو پھر لمبا چلے گا۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر نے کہا کہ میرے خلاف قانونی ضابطے پورے کیے بغیر سزا کا فیصلہ سنایا گیا۔ 26ویں ترمیم کے بعد حکومت نے عدالتوں کو اپنے تابع کر لیا۔ 9 مئی کے سیاسی مقدمات میں ہمیں اس طرح کے فیصلوں کی امید ہے۔ تحریری فیصلہ موصول ہونے کے بعد ہائی کورٹ سے رجوع کروں گا۔ میری نااہلی کے حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، جب سزا ہو گئی تو نااہلی تو ہو چکی ہے۔ اب وہاں پہ فوری طور پر یہ 92,000 ووٹوں سے جیتے تھے اور ایک تاریخی ان کی کامیابی تھی، اور اب وہیں پہ دوبارہ ضمنی الیکشن ہوں گے اور پھر آپ کو مقبولیت نظر آئے گی دوسری طرف، اور وہ کیسے پھر الیکشن میں تمام چیزیں سامنے آئیں گی۔
वहीं पे जो दूसरी तरफ पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान जिनको मुअत्तल किया गया था, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद भच्चर नाअहल हो गए, 10 साल सज़ा हो गई, 36 के 36 को सज़ा हो गई, जिसमें 2 MNAs भी हैं, एक MNA और एक MNA जिनको दोबारा गिनती में हरा दिया गया था, फ़ायज़ ईसा बेंच की जानिब से दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया था। लेकिन वहीं पे जो 26 अरकान मुअत्तल अरकान थे उनकी रुकनीत बहाल कर दी गई है। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने नोटिफिकेशन जारी करके अपोजिशन अरकान को ऐवान में लाने की हदायत कर दी और ये मरीम नवाज़ के खिताब के दौरान हंगामा राई और तोड़ फोड़ करने वाले अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को बहाल कर दिया गया है। ये हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके दरमियान, और ये सारा जो किरदार अदा करने वाले थे वो अहमद भच्चर थे, उनकी जानिब से ही तमाम चीज़ों को देखा जा रहा था और फिर वही थे जिन्होंने ये तमाम के तमाम मामला देखे हैं और उनकी जानिब से आज ख़ुद वो नाअहल हो गए, उनको सज़ा हो गई है और तमाम का तमाम जो केस है वो अब आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं, उनको पता था कि 5 अगस्त से पहले चूँकि 11 अगस्त तक का अल्टीमेटम था सुप्रीम कोर्ट का, बाकी अदालतें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रात गए तक अदालतें चला रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर चला रही हैं, लेकिन जो 14 मुकदमात हैं रावलपिंडी के जहाँ इमरान खान को पेश करना होता है वो भी 9 मई के मुकदमात हैं, वहाँ भी हुक्म दिया गया था कि जो अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि 4 महीनों में ट्रायल कंप्लीट करें, लेकिन वहाँ नहीं 4 महीनों में ट्रायल कंप्लीट हो रहा और उसकी जो अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ 11-12 मुकदमात में, तो एक GHQ केस में समाअत पहले तेज़ी से आगे बढ़ाई जा रही थी और फिर वो रुक गई। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो फवाद चौधरी की दरख्वास्त थी और ये फवाद चौधरी ने बरीयत की दरख्वास्तें दायर की थी फैसलाबाद के 4 मुकदमात में, चारों मुकदमात में बरीयत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई थी। फवाद चौधरी के 2 केसेस में सुप्रीम कोर्ट से वो मामलात लाहौर हाई कोर्ट में आए, एक था कि मेरे ख़िलाफ़ 49 के करीब मुकदमात हैं उनको यकजा किया जाए, एक ही ट्रायल चलाया जाए। अदालतें धड़ाधड़ फैसले दे रही हैं लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से वापस आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और लाहौर सुप्रीम कोर्ट में अब वही सूरत हाल है कि केसेस को वापस भेज दिया जाता है, हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया जाता है। आगे कहा जाता है कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्द उसको डिसाइड कर दिया जाएगा, ट्रायल रोका नहीं जाता। और फिर अदालत ने या अफरीदी साहब ने कहा था कि ये नहीं हो सकता कि एक ही दिन में 1 से ज़्यादा मुकदमात हों, यहाँ एक ही दिन में 1 से ज़्यादा मुकदमात में फ़ैसले आ रहे हैं और उसके ऊपर कोई फ़ैसले में भी कोई चीज़ नहीं लिखी थी। ऑब्जर्वेशन ज़रूर दी थी या अफरीदी साहब ने, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा था फ़ैसले में। 2 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा और जस्टिस अब्बर गुल खान साहबा का। 9 मई के फैसलाबाद के मुकदमे में बरीयत की दरख्वास्तें खारिज करने के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत हुई और फवाद चौधरी के वकील कौन थे? एहसन भून साहब। एहसन भून साहब आज मौजूद नहीं थे, उनके एसोसिएट पेश हुए। वकील फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि फैसलाबाद में 9 मई के मुकदमे में हमें 1.5 साल बाद नामज़द किया गया। दहशतगर्दी की ख़ुसूसी अदालत में हमारे हवाले से सिर्फ 2 गवाह थे। वकील ने कहा कि दोनों गवाहों के बयानात में बेशुमार तजादात थे। दहशतगर्दी अदालत ने हमारी बरीयत की दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्तदा है कि अदालत आलिया बरीयत की दरख्वास्त खारिज करने का फ़ैसला कलअदम करार दे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि हमने आपका पूरा केस पढ़ लिया है, बताएं दहशतगर्दी अदालत के फ़ैसले में क्या ख़राबी थी? आलिया नीलम साहबा ने पूछा। चीफ जस्टिस ने कहा अगर आपके मुताबिक गवाह आपके हक़ में है तो फिर आपको घबराने की क्या ज़रूरत है, आपको तो खुश होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA जिनको दोबारा गिनती में हरा दिया गया और दूसरे जो सिटिंग MNA हैं, उन 2 की हद तक आज उनके वकील कहते हैं, शफकत अवान जो खुद MNA हैं, कि मैं जब दलाइल दे रहा था इन 2 की हद तक तो कोई गवाह नहीं था। मैं जब इनके ऊपर बात करना चाहिए तो मुझे जज साहब ने कहा, नईम शेख साहब थे जज सरगोदा अदालत के, तो जज साहब ने कहा इनकी आप बात ही ना करें, ये तो बरी हैं, बाकियों की बात करें। और जिनको बरी खुद जज साहब ने कहा जब फैसला आया तो उसमें वो भी 10 साल सज़ा थी। तो चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा फरमा रही है ना कि ठीक है अगर आपके खिलाफ 2 गवाह हैं, दोनों की कंट्राडिक्शन है तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो फ़ायदा होगा। यहाँ तो 2 गवाह हैं, जहाँ 2 गवाह नहीं भी थे उनको सज़ा हो गई है, तो जिनको 2 गवाह हैं वो भले कंट्राडिक्शन है, उनको कहाँ कोई रिलीफ मिलेगा। खैर अदालत ने कहा आपको तो खुश होना चाहिए, आपका केस तो बरीयत का है, लिहाजा आप दहशतगर्दी के फाइनल फैसले का इंतज़ार करें। इन मुकदमात में बेशुमार मुल्ज़मान हैं, अदालत ने अगर कोई राय दी तो मुकदमात मुतासर हो सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी की जो ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज हुई, जज मंजर अली गिल ने लाहौर की दहशतगर्दी अदालत में 4 मुकदमात की ज़मानतें खारिज हुई, उसमें भी जज साहब ने लिखा कि इस मौका पर अगर हमने शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्तों पर कोई राय दी
तो ये ट्रायल के ऊपर असर अंदाज होगा, ट्रायल को नुकसान होगा। तो आलिया नीलम साहबा ने भी कहा कि अदालत की कोई भी राय मुकदमात को मुतासर कर सकती है। फवाद चौधरी के वकील नजीब फैसल ने कहा कि मेरी इस्तदा है, आज एहसन भून साहब मसरूफ़ हैं, आप केस मुलतवी कर दें। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा बड़े काबिल वकील हैं, आपने बड़े अच्छे दलाइल दिए हैं, हमने केस का एक एक सफ़ा पढ़ लिया है। वकील ने कहा मैं नहीं चाहता कि बात मेरे कंधों पर है। चीफ जस्टिस ने कहा आपके कंधे बहुत मजबूत हैं, हौसला रखें। लाहौर हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फवाद चौधरी की चारों अपीलों को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा यह बात समझ नहीं आ रही कि पीटीआई क़यादत कहे कि हम इमरान खान की रिहाई पर बात करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में हमारे पास दो रास्ते हैं और आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है, और उन्होंने कहा कि हमें इल्म है किस तरीके से लोगों को सज़ाएँ हो रही हैं। उन्होंने कहा सबसे अहम बात यह है कि लोगों को उनके घर उजड़ रहे हैं, उनके बच्चों का मसाइल हैं, उनके बच्चों को गिरफ़्तार किया जाता है, उनके बच्चों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, ये तमाम चीज़ें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़ातून हैं आलिया हमज़ा, उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो फ़ैसला आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फ़ैसले के ऊपर बाकायदा तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। उनका कहना है कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, कानूनी तौर पर इस फ़ैसले में बहुत ज़्यादा गलतियां हैं और हम इस फ़ैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उन्होंने कहा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, आइन और कानून वाज़ेह है, आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। जज अब्बास साहब जिन दो फैसलों में बरी कर गए थे और तीसरा जो केस है वो भी इसी की बुनियाद पर है, तहरीक इंसाफ ये वाज़ेह करती है कि हम इस अदालती नस्ल कुशी को मुस्तरद करते हैं और हर फोरम पर इन नाम नियाद फैसलों के खिलाफ भरपूर कानूनी, अवामी और सियासी जंग लड़ेंगे। ये फ़ैसले ना हमें झुका सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। ये फ़ैसला ज़ाहिर करता है कि अदालतें अब इंसाफ देने की अहलियत खो चुकी हैं। इंसाफ अब सिर्फ ताकतवर तबके के लिए है, जबकि अदालतों को अवाम और तहरीक इंसाफ को दबाने, रुसवा करने और ख़त्म करने का ज़रिया बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के जराइम मेरिट से बालातर हैं, जबकि तहरीक इंसाफ का जमहूरी एहतजाज दहशतगर्दी बन जाता है। हम एक हुकूमती वज़ीर के बयान की मजम्मत करते हैं जिसने टीवी पर आकर ढटाई से कहा कि ये फ़ैसला मेरिट के ऊपर है। बैरिस्टर अकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका हुकूमत और उनकी दरबारियों को शर्म आनी चाहिए, वो खुलेआम जुल्म की हमायत कर रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है कि एक ही शख्स को एक ही दिन में मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों मुकदमात में नामजद किया जाता है। क्या ये अक्ल मानती है कि एक शख्स बयक वक्त 8 मुकामात पर मौजूद हो सकता है? यही वो जाली FIRs का हाल है जिसकी बुनियाद पर यह सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह करती है कि ये तमाम अफराद पुरअमन, जमहूरी और कानून की पासदारी करने वाले पाकिस्तानी हैं, उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाकर सज़ा देना आइन और इंसाफ दोनों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। सरगोदा की अदालत ने जिस अंदाज से सियासी रहनुमाओं और कारकुनान को दहशतगर्द करार देकर दहाइयों की सज़ाएँ सुनाई हैं, वो ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान में अदालतें और इंसाफ नहीं है। मज़े की बात यह, मलिक अहमद खान, अहमद चट्टा, साबिक MNA चौधरी बिलाल इजाज़, इन तमाम को जो सज़ा दी गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पता है उनको सज़ाएँ होनी है। वो अपनी 3 दिन से फ़ैसले का इंतज़ार था, वो हर रोज़ अपनी तैयारी करके जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपनी फैमिलियों को बता दिया, अपने कारोबार को सेटल करने के हवाले से और मामलात को हमने तमाम चीज़ें अपनी मनसूबाबंदी की हुई थी, चूँकि हमें पता था कि हमने जेलों में जाना है ये इस वक्त। और ये 5 अगस्त से पहले आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर जिनके खिलाफ 9 मई के मुकदमात हैं, कोई बाहर नज़र नहीं आएगा, ये सारे ही जेलों में होंगे, क्योंकि 9 मई के 5 अगस्त से पहले तकरीबन तमाम मुकदमात का फ़ैसला आ जाएगा, पिंडी के अलावा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।